नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जो मेरा लेक्चर रहेगा हार्टिकल्चर का। तो हार्टिकल्चर में हम सब जनरल क्वेश्चन देख रहे थे, सामान्य रूप से या कॉमन क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। तो उसके बाद तो पहले हम जनरल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम आपके जो चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे पोमोलॉजी ब्रांचों के बारे में आएंगे, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन आप सबको पूरा एक एक चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। यानी हमारा मेन मकसद ये आपको पढ़ाने की, जो भी गरीब बच्चे हैं मानते हैं अगर उनके पास पैसे की दिक्कत है तो आराम से वो पढ़ सकते हैं। जो भी यूपी के रहने वाले हैं, मतलब मानते हैं या कहीं भी जिनको भी अगर मतलब जानकारी लेना या नॉलेज थोड़ा उपलब्ध होना, मतलब अगर वो पढ़ना है तो अच्छे से उसको अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से नोट्स बना के अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मतलब आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हार्टिकल्चर का। हमारा जनरल क्वेश्चन चल रहा था। तो हमने पिछले उसमें हमने देखा था कि ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो। क्या देखे थे? ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो। तो ड्वार्फ वैरायटी मतलब आम की बौनी प्रजाति कौन सी होती है? आम्रपाली होती है। कौन सी? आम्रपाली। हमने आप सबको उसके बारे में पूरा बता दिया था कि कितने दूरी पर लगाते हैं 1 हेक्टेयर में, नंबर ऑफ पौधों की संख्या कितनी होती है। अब उसके आगे अभी स्टार्ट करते हैं। फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज फ्रूट ऑफ रोज मतलब गुलाब के फल को जाना जाता है। इज नोन एज मतलब जाना जाता है, क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन रहा कि फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज मतलब गुलाब के फल को क्या कहा जाता है, या गुलाब के फल को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है। तो गुलाब के फल को हम क्या कहते हैं? हिप्स। क्या बोला जाता है? हिप्स बोला जाता है। तो इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं हिप्स। तो फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज हिप्स, यानी गुलाब के फल को क्या कहा जाता है। तो गुलाब के फल को क्या कहा जाता है या इसे किस नाम से जाना जाता है? तो हिप्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है फ्रूट ऑफ ओकरा। फ्रूट ऑफ ओकरा इज नोन एज फ्रूट ऑफ ओकरा। तो सबसे पहले मतलब ओकरा के फल को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है? तो ओकरा किसे कहते हैं? सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि ओकरा किस फल का नाम है, या सब्जी का नाम है, या फूल का नाम है, किसका नाम है। तो ओकरा हम किसे कहते हैं? भिंडी। ये ध्यान रखना है। जिसे क्या बोला जाता है? लेडी फिंगर। क्या बोला जाता है? फिंगर, लेडी फिंगर। तो ये हो गया। उसके बाद क्या बोला जाता है? भिंडी। क्या हो जाएगा? भिंडी हो जाएगी। तो इसको भी आप ध्यान रखना कि मतलब ओकरा किससे कहा जाता है। तो भिंडी जो हमारी होती है, क्या होती है? भिंडी होती है। एबनमस्कस सकुलेंटा जिसका बोटैनिकल नेम होता है। तो भिंडी को हम क्या कहते हैं? ओकरा कहते हैं, और लेडी फिंगर भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि भिंडी को और किस नाम से जाना जा सकता है। तो भिंडी को हम किस लेडी फिंगर के नाम से जानते हैं, और किसके नाम से? ओकरा। तो भिंडी की जो फल का प्रकार होता है, मतलब इसके टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार, उससे हम क्या कहते हैं? इसके फल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कैप्सूल। क्या बोला जाता है? कैप्सूल। तो इसको आप लिखते चलिएगा। तो फ्रूट ऑफ ओकरा इज नोन एज भिंडी के फल को और किस नाम से जाना जाता है? भिंडी के फल को क्या कहा जाता है? ओकरा कहा जाता है। लेडी फिंगर या भिंडी हो जाएगा। भिंडी के फल को क्या कहा जाता है? सॉरी, कैप्सूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैप्सूल हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। कोकोनट फैट इज ए रिच सोर्स ऑफ यानी कोकोनट, नारियल। सबसे पहले कोकोनट फैट इज रिच सोर्स ऑफ कोकोनट मतलब किसे बोला जाता है? नारियल हो जाए। क्या हो जाएगा? नारियल हो जाएगा। कोकोनट फैट मतलब जो नारियल में वसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। इज रिच सोर्स ऑफ किसका अच्छा स्रोत होता है? कि नारियल में जो वसा पाया जाता है वो किसका अच्छा स्रोत होता है? ये भी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। तो किसका अच्छा स्रोत है? ल्यूरिक एसिड। ल्यूरिक एसिड, इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं ल्यूरिक एसिड।
तो हमारा जो कोकोनट मतलब क्या हो जाए, नारियल हो जाए, और किसका अच्छा स्रोत हो जाए, तो किसका अच्छा स्रोत हो जाएगा, ल्यूरिक एसिड का अच्छा स्रोत होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कोकोनट इज प्रोपोगेटेड बाय, यानी जो हमारा नारियल होता है उसमें सॉरी, कोकोनट इज प्रोपोगेटेड बाय, नट इज प्रोपोगेटेड बाय, यानी नारियल में जो होता है प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं, ये यहाँ पर बता रहा कि कोकोनट इज प्रोपोगेटेड बाय, मतलब नारियल जो होता है उसमें प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, सीड द्वारा करते हैं। ये क्वेश्चन है ना, सीड मतलब बीज द्वारा। अब प्रवर्धन क्या होता है, प्रोपोगेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवर्धन। प्रोपोगेटर को हम क्या बोलेंगे, प्रवर्धन। प्रवर्धन मतलब क्या होता है, जैसे हमें दूसरा कोई पौधा लगाना है, जैसे आम में प्रोपोगेशन किसके द्वारा, भेंट कलम द्वारा। तो मतलब उसमें हम कलम करते हैं, जैसे आम का हम क्या ले लेते हैं, ऐसे एक पौधा है तो मान लेते हैं ऐसे पूरा पौधा है, यहाँ पर पत्ती वत्ती पूरा लगा हुआ, तो इसका हमें प्रवर्धन करना है, मतलब इसमें हमें कोई नई वैरायटी लगाना, तो यहाँ से हम काट देते हैं, ऊपर से इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, और उसके से तिकोने क्या करके ऐसे बना देते हैं प्रवर्धन करने के लिए। उसके बाद ऐसी वैरायटी ये हम लगाए हैं, पहले लगाए थे कि इसमें फल बहुत छोटे छोटे आते थे, यानी स्मॉल साइज में, और बहुत कम मात्रा में फल आते थे, तो हमें कोई इसमें लाके नई शाखाएं लगानी, तो हम कोई दूसरी शाखाएं इसी के आकार का ऐसे काट के, ऐसे इसी के आकार का ऐसे काट के जैसे इसमें लाके हम क्या कहते हैं, इसको ऐसे ट्रांसप्लांट, मतलब इसमें हम लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो अब यहाँ से हमने इसको पहले हटा दिया था, अब यहाँ पर जो हमने शाखाएं लाके लगाए हैं, नई ब्रांचें लाके लगाए हैं, वो ऐसी ब्रांचें हमने लाके लगाई जिसमें फ्लावर है, मतलब प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, मतलब फल बहुत अच्छा होता है, उसके जो साइज होता है वो भी बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में होता है। तो यही क्या होता है, प्रोपोगेशन या प्रवर्धन। तो हमारा जो नारियल होता है क्या हो जाएगा, नारियल। तो नारियल में हम प्रोपोगेशन या प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, तो सीड द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, बीज द्वारा करते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना, तो इसको हम नोट करते चलिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, पपाया इज प्रोपोगेटेड बाय, पपीता, पपाया इज प्रोपोगेटेड बाय, पपाया इज प्रोपोगेटेड बाय, यानी पपीता में प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण आ जाता है। तो आप सब देखे होंगे पपीता जो होता है उसमें भी हम प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, सीड द्वारा करते हैं, बाय बीज, किसके द्वारा, सीड, यानी हम बीज द्वारा करते हैं। अब बीज द्वारा क्यों करते हैं, आपसे देखे होंगे पपीता का पौधा उसको हम काट कर नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका जो प्लांट होता है, पौधा होता है खोखला होता है, क्या होता है, खोखला होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें कोई मोटी डंठल नहीं होती। पूरा पपीता अगर बड़ा पौधा आप सब देखेंगे तो उसका पूरा पौधा किसका, फाइबर यानी रेशे का बना होता है, किसका बना होता है, फाइबर या रेशे का बना होता है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो कुछ दिन बाद वहाँ पानी भरे रहने के बाद वो सड़ जाता है, उसका पौधा सड़ने लगेगा, तो क्या होता है, वाटर लगी, मतलब ये जल भराव के प्रति अधिकतर संवेदनशील होता है। तो पपीता में भी हम प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं, सीड द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करेंगे, बीज द्वारा करते हैं। तो इसको हम नोट करते चलिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, पपीता जो होता है किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, ये भी व्हिच विटामिन, व्हिच विटामिन रिच सोर्स ऑफ पपाया, व्हिच विटामिन रिच सोर्स ऑफ पपाया, यानी पपीता किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। यहाँ पर ये बना व्हिच विटामिन रिच सोर्स ऑफ पपाया, पपीता किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। तो पपीता हमारा किस विटामिन का अच्छा स्रोत हो जाएगा, विटामिन ए, किसका हो जाएगा, विटामिन ए हो जाए। अब मान लेते हैं विटामिन ए पाया जाता है, तो कितना पाया जाता है, ये यहाँ पर हम देख लेते हैं 2020 IU इंटरनेशनल यूनिट प्रति, इतना देना, इंटरनेशनल यूनिट मतलब इतना पाया जाता है कि 2020 IU इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता, प्रति ग्राम हो जाए, हाँ प्रति मिलीग्राम।
1 मिलीग्राम में जो होता है, क्या होता है, प्रति मिलीग्राम में। तो IU मतलब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय तौल होती है। क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय तौल। जैसे हमारा क्या होता है, हम सब अपने देश में किलोग्राम में, क्या किलोग्राम में तौलते हैं, लेकिन तो जो हम अंतरराष्ट्रीय, जैसे हमारा मैच होते हैं, तो ये एक देश के उस पर आ जाता है कि अंतरराष्ट्रीय इसका तौल के लिए। जैसे अंतरराष्ट्रीय हमारा मैच होता है, इंटरनेशनल मैच, तो क्या होता है, एक देश से होता है। तो ऐसे इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कितना पाई होता है, पपीता में विटामिन 20 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट होता है। इसकी अंतरराष्ट्रीय तौल मापी जाती है। तो ये हो गया, तो इसको हम नोट करते चलिएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हमने विटामिन ए, अब विटामिन ए का रासायनिक नाम कभी कभी पूछ लेता है। विटामिन ए, विटामिन ए का अगर केमिकल नेम पूछ लेता, क्या रासायनिक नाम, केमिकल नेम, यानी क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हमारा हो जाता है रेटिनॉल। क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाए, ये ध्यान रखना। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। उसके बाद इसकी कमी से अगर पूछ लेता कौन सा रोग होता है, कभी कभी पूछे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रोग, कमी से होने वाला रोग। इसकी कमी से अगर कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है। तो इसको अभी आप नोट करते चलिएगा साथ में। जो क्वेश्चन मतलब इससे कॉमन संबंधित आ रहा, उसको हम आप सबको बता दे रहे हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, हमारा रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। मैंगो इज मोस्टली प्रोपोगेटेड बाय, मतलब आम में प्रवर्धन मुख्यतः किसके द्वारा करते हैं, मैंगो इज मोस्टली प्रोपोगेटेड बाय, प्रोपोगेटेड बाय मतलब आम में हम प्रोपोगेशन मुख्यतः किसके द्वारा करते हैं। तो ये बता रहे मैंगो इज मोस्टली प्रोपोगेटेड, आम में हम प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं, मतलब अगर हमें नए पौधे लगाना है तो हम किस द्वारा नए पौधे लगाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, नई वैरायटी, मतलब नई अच्छे से वहाँ पर अच्छी फल हमें उपज मिल जाए, ऐसी वैरायटी लगाए। या प्रवर्धन हम किस भी द्वारा करें कि अच्छे से इसमें फल आने लगे। तो मैंगो इज मोस्टली प्रोपोगेटेड बाय किसके द्वारा, बीनियर ग्राफ्टिंग। ये महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा, बीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा, बीनियर ग्राफ्टिंग। इसको हिंदी में भी हम लिख सकते हैं बीनियर ग्राफ्टिंग। बीनियर ग्राफ्टिंग, इसको आप हिंदी में भी नोट करते चलिएगा कि आम में हम प्रवर्धन या प्रोपोगेशन मुख्यतः किसके द्वारा करते हैं, बीनियर ग्राफ्टिंग। किसके द्वारा करते हैं, बीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज नोन एज, अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा, इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर, यानी फूल गोभी के पुष्करम को हम क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बना है। इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज, तो इसको आप सबको बता रहे हैं। इन्फ्लोरेसेंस अब नोन है, मतलब इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर, फूल गोभी के पुष्करम को क्या कहते हैं। तो मतलब जो फूल गोभी के पुष्करम को हम क्या कहते हैं, तो हो जाएगा साइमोज। क्या हो जाएगा, साइमोज।
तो इसको हम नोट करते चलिएगा अच्छे से कि फूल गोभी के पुष्करम को हम क्या कहते हैं। तो फूल गोभी के पुष्करम को हम क्या कहते हैं, तो साइमोज कहते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैबेज। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैबेज, तो इसको यानी पात गोभी के पुष्करम को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैबेज। पात गोभी के पुष्करम को हम क्या कहते हैं, तो पात गोभी के पुष्करम को हम क्या कहते हैं, कैटकिन। क्या बोलते हैं, कैटकिन। तो इसको भी हम नोट करते चलिएगा, अच्छे से पूछा जा सकता है कि पात गोभी के पुष्करम को हम क्या कहते हैं, तो पात गोभी के पुष्करम को हम क्या कहते हैं, कैटकिन कहते हैं। हमने आज सबको इसको खाने वाले के बारे में बता दिया, जैसे पात गोभी का कौन सा भाग खाता है, एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज, और फूल गोभी का कौन सा भाग खाते हैं, तो भी हमने आप सबको इसके बारे में बता दिया। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक हट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू, ब्लैक हट ब्लैक हट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू, मतलब अब ब्लैक हट क्या है, एक बीमारी होती है, किसमें होती है, आलू में। ब्लैक हट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू, आलू में क्या होता है, एक ब्लैक हट बीमारी लगती है, किसके कारण, ड्यू टू मतलब किसके कारण होता है। तो ब्लैक हट आलू में ये होता है कि आलू जो होता है उसमें क्या होता है, ब्लैक कलर के धब्बे, छोटे छोटे आलू में क्या होते हैं, आप सब देखे होंगे काले रंग के छोटे छोटे उसमें धब्बे पड़े रहते हैं, तो वही क्या होता है, ब्लैक हट। अब किसके कारण ये बीमारी लगती है, अगर ये बीमारी होती है तो किसके कारण लगती है, ऑक्सीजन की कमी से, O2, ऑक्सीजन की कमी से। अब किस समय ये बीमारी लगती है, किस अवस्था पर, भंडारण के समय, स्टोरेज स्टेज मतलब भंडारण के समय, भंडारण के समय। तो ये भी ध्यान रखना अच्छे से। तो पूछा जा सकता है कि ब्लैक हेड बीमारी किसमें लगती है, आलू में लगता है, किसमें लगता है, आलू में। अब किसके कारण लगता है, ऑक्सीजन की कमी से। अब किस अवस्था पर लगता है, किस अवस्था पर, तो भंडारण के समय लगता है, एक क्वेश्चन। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया शेयर इन द फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, इंडिया शेयर मतलब भारत का योगदान है, इन द फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। अब यहां पर यह बन रहा है कि इंडिया शेयर मतलब भारत का योगदान, इन द फ्रूट प्रोडक्शन मतलब फलों के उत्पादन में, इन द वर्ल्ड मतलब जो विश्व में फल का उत्पादन होता है उसमें भारत का कितना प्रतिशत योगदान है। भारत, इंडिया शेयर भारत का योगदान इन द फ्रूट मतलब फलों के उत्पादन में, इन द वर्ल्ड मतलब विश्व में जो फल का उत्पादन होता है उसमें भारत का कितना प्रतिशत योगदान है। तो कितना हो जाएगा, 10%। कितना हो जाएगा, 10। अब इसको हम आप सबको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं पूरे विश्व में, अगर हम ऐसे आपको बता देते हैं, पूरे विश्व में अगर 100% फल का उत्पादन हो रहा, कितना, 100% हो रहा। अब इसमें भारत में कितना प्रतिशत, भारत का इसमें कितना प्रतिशत योगदान है, तो भारत का इसमें कितना प्रतिशत योगदान है, 10%। कितना प्रतिशत, 10% योगदान। बाकी 90% क्या, जितने भी देश बचे वो भी फल का उत्पादन मिला के कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखना, अगर मान लेते कैसे, आप सबको अगर ना समझ में आ रहा हो तो इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में अगर मान लेते 100% फल का उत्पादन हो रहा, प्रतिशत में हम देख लेते हैं, तो उसमें भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, 10%। बाकी 90% जो फल का सभी देश मिलाकर कर रहे हैं। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमारा वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है, इन्हें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, या मानते हैं अगर कोई कमी है तो उसको आप जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट
डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। अब इसको आप सबको हिंदी में समझा। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट यानी फल का विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है, निर्माण होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के, इज कॉल्ड मतलब इसका ये कहा कि जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। क्या होता है? बिना निषेचन यानी जब मेल और फीमेल दोनों नहीं मिलते उसके पहले ही फल का निर्माण होता है। यानी बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। बिना निषेचन के डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फल का विकास होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के, इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। उसे हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी का, ये जरूर ध्यान रखना। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी कहते हैं। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। यानी बिना निषेचन के जब भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण एम्ब्रियो मतलब क्या होता है? भ्रूण। जब बिना निषेचन के एक भ्रूण बनने लगता है, क्या होता है? भ्रूण बनता है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण। तो एपोमेक्सिस, ये जरूर ध्यान रखना। इसे हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एपोमेक्सिस कहते हैं। तो दो क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका बिना निषेचन के जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एपोमेक्सिस बोलते हैं। और जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी कहते हैं। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं ओलियोरेजिन इज द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ। Oleoresin is the important product of यानी ओलियोरेजिन क्या हो जाएगा? ओलियोरेजिन जो होता है एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। किसका? मतलब एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट या उत्पाद बनाया जाता है। ओलियोरेजिन जो होता है किससे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट या उत्पाद बनाया जाता है? कौन सा ऐसा चीज है जिससे ओलियोरेजिन बनाया जाता है? तो हमारा किससे बनाया जाता है? चिली सीड। चिली सीड मतलब मिर्च के बीज से। किससे? मिर्च के बीज से। ये ध्यान रखना, चिली सीड मतलब क्या हो जाए? मिर्च के बीज से बनाया जाता है। तो उसको ओलियोरेजिन, ये ध्यान रखना, ओलियोरेजिन पूछा जा सकता है किससे बनाया जाता है, किससे संबंधित है? तो मिर्च से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? मिर्च से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं केसर या सेफ्रॉन बिलोंग टू द फैमिली। केसर या इसे हम क्या बोलते हैं? सेफ्रॉन। केसर या सेफ्रॉन बिलोंग टू द फैमिली। यानी केसर या सेफ्रॉन जो होता है बिलोंग मतलब
संबंधित होते, किस फैमिली से संबंधित होते, ये महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। केसर या सेफ्रॉन, केसर जिसे क्या बोलते हैं, केसर बोलते हैं इंग्लिश में, सेफ्रॉन या किस फैमिली से संबंधित है या किस कुल से संबंधित है। तो हमारा हो जाएगा किस, इरिडियेसी, किससे संबंधित हो जाए, इरिडियेसी से संबंधित हो जाएगा। तो इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप सबको मेरी पढ़ाई कैसी लग रही है, आप सबको हम कैसा अच्छे, यानी आप सबको समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम आगे देखते हैं, मैंगो वैरायटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। मैंगो वैरायटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं HDP। क्या बोलते हैं, HDP। तो यही पर यहाँ पर ये बोला कि मैंगो वैरायटी सुटेबल फॉर, मतलब आम की कौन सी वैरायटी जो अच्छी होती है उसके लिए मानी जाती है, रखी जाती है, सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी मतलब सघन रूप से, आम की कौन सी वैरायटी है जिसको हम सघन रूप से लगा सकते हैं या पास पास लगाया जाता है। तो हमने आप सबको बताया कि आम की जो कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसको हम पास पास लगाते हैं, यानी कम दूरी पर लगाया जा सकता है। तो आप सब इसको जरूर सोचिएगा, हम बताए होंगे कि आम की कौन सी वैरायटी जिसको पास पास या कम दूरी पर लगाया जाता है। तो आम की कौन सी वैरायटी हमारी, आम्रपाली, आम्रपाली कौन सी वैरायटी है, आम्रपाली। या आम की कौन सी वैरायटी जिसको सघन रूप से, तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैंगो वैरायटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग या HDP, मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग या सघन रूप से आम की कौन सी वैरायटी जिसको लगाया जा सकता है। तो आम्रपाली है, क्या हो जाएगा, आम्रपाली। कितनी दूरी पर, 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर हम लगाते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, मोस्ट साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप, मोस्ट साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप। आम की कौन सी वैरायटी है जो नमक, साल्ट मतलब नमक, टॉलरेंट मतलब सहनशील होता है, फ्रूट क्रॉप मतलब फल, यानी कौन सा ऐसा फल है, क्या है, कौन सा ऐसा फल है जो नमक या नमक वाले या नमक सहिष्णु फसलों के लिए, मतलब नमक सहिष्णु, अगर भूमि नमक सहिष्णु तो उसके प्रति इसकी हम खेती कर सकते हैं। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना, मोस्ट साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप मतलब कौन सा ऐसा फल है जो नमक के प्रति सहिष्णु होता है, या साल्ट वाली खेती रहती है उस पर हम उसकी खेती, या साल्ट वाली जो भूमि रहती है, क्या भूमि रहती है उस पर भी हम इसकी खेती कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे फल है, तो हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डेट पल्म। क्या हो जाएगा, डेट पल्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, खजूर। क्या हो जाएगा, खजूर। तो कौन सी ऐसी वैरायटी जो मतलब साल्ट टॉलरेंट होता है, क्या होता है, नमक के प्रति सहिष्णु होता है, क्या हो जाएगा, नमक के प्रति सहिष्णु होता है। तो हम आज के लिए अपना जो होता है हमारी क्लास आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज सबको ये लेक्चर हमारा कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, धन्यवाद।